Hello students. Today our topic is organizational structure. ये organizational structure क्या होता है? देखिए, organizational structure is a framework. Organizational structure is a framework, यानी एक फ्रेम की तरह है. Organizational structure is a framework in which जिसमें all managerial and non-managerial tasks are performed. Non-managerial tasks are performed. यानी organizational structure एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट रिलेटेड काम किए जाते हैं. यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड और नॉन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम किए जाते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क in which all managerial and non-managerial tasks are performed. देखिए, there are 4 organizational structure. 4 तरह के organizational structure होते हैं. सबसे पहला है functional organizational structure. Okay. Second one है divisional organizational structure. Third one है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फोर्थ वन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? ढांचा. यानी यहां पे हम रीड करेंगे कैसे काम करवाया जाता है. तो 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं: फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड स्टाफ. लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, फंक्शनल और डिविजनल. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे. किस पे है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे. होता क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट रिलेटेड काम को किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. 4 तरह के होते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, काम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. और उस स्ट्रक्चर को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. क्या कहते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. लिखेंगे कैसे? इट मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क, या वी कैन से इट मीन्स डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मीनिंग फर्म. कि फर्म का डिवीजन, एंटरप्राइज का डिवीजन किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शंस परफॉर्म्ड इन इट. जितने फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी एंटरप्राइज को, पूरी कंपनी को, पूरे फर्म को डिवाइड किया जाता है. तो इसे बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी जहां पे कंपनीज को, फर्म को, एंटरप्राइज को डिवाइड किया जाता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, मेजर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, उसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने राइट किया शेयर होल्डर. शेयर होल्डर होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स. फिर मैंने राइट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये भी कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर. फिर मैंने राइट किया जीएम. जीएम का मतलब जनरल मैनेजर. ये भी कौन होते हैं? टॉप लेवल. अब इन्होंने अपनी पूरी एंटरप्राइज को डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में. किसके
अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन के लिए बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। और इस फर्म में मार्केटिंग किया जाता है तो मार्केटिंग के लिए बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस किया जाता है तो फाइनेंस के लिए बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज का वेलफेयर देखा जाता है तो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बना दिया पर्सोनल डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस कंपनी में मेजर 4 फंक्शंस थे, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, फाइनेंस करना और एम्प्लॉयज को वेलफेयर के बारे में सोचना, यानी पर्सोनल, ठीक है। तो इस पूरी फर्म को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे पूरी फर्म को डिवाइड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ओके। अब देखिए मार्केटिंग में 3 फंक्शंस हैं। अब तीनों फंक्शंस कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे। जैसे ये फर्म सेल्स का काम करती है तो सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है। मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, मार्केटिंग में सेल आती है, ओके। एडवर्टाइजमेंट ये भी मार्केटिंग का काम है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए या एडवर्टाइजिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। मार्केट रिसर्च, देखिए रिसर्च करेंगे तभी कस्टमर का पता चलेगा और तभी सेल होगी, तो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ये भी किस में आता है, मार्केटिंग में। मार्केटिंग एक वाइडर डिपार्टमेंट होता है, बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इसमें 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इस फर्म में, इस कंपनी में काम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, काम को मेजर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, वर्क को डिवाइड करना किसके अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, या फिर एंटरप्राइज को डिवाइड करना किसके अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। लेट अस डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी जो फंक्शनल है उसकी क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज जिसे मैं बोलूंगी बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट्स बेनिफिट। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सभी फंक्शंस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर डिपार्टमेंट एक मैनेजर हैंडल करता है। ये मैनेजर अपने काम में एक्सपर्ट होता है। तो इस बिजनेस में किसका बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन का। किसका बेनिफिट है, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एवरी डिपार्टमेंट इज हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर। हर डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट मैनेजर हैंडल कर रहा है। सो देयर इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर काम का अलग मैनेजर यानी हर काम का अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन। मार्केटिंग का अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसे मार्केटिंग मैनेजर कहेंगे। प्रोडक्शन का अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसे प्रोडक्शन मैनेजर कहेंगे। कहने का मतलब है पूरे काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और डिपार्टमेंट्स के अलग मैनेजर्स होते हैं और ये मैनेजर्स अपने काम में परफेक्ट होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन बनता है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, देखिए मैंने आपको बताया पूरी फर्म को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? प्रोडक्शन मैनेजर। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? फाइनेंस मैनेजर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? मार्केटिंग मैनेजर। पर्सोनल डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? एचआर। ठीक है, यानी पर्सोनल मैनेजर। तो ये जो मैनेजर्स हैं अपने काम में परफेक्ट हैं, तभी तो स्पेशलाइजेशन है। ये मैनेजर्स अपने काम में परफेक्ट हैं और अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बीच में क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है। सेम एज इट इज जो एचआर होता है वो पर्सोनल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है। सो कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड कि डिपार्टमेंट मैनेजर हैंडल कर रहे हैं और मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज established. Third point is managerial efficiency is increased. Managerial efficiency is increased. इसका मीनिंग है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। कैसे? देखो, ये जो मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर, इसे रिपीट एंड रिपीट प्रोडक्शन का ही काम करना है, तो इसकी क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब एक काम रिपीट एंड रिपीट एक पर्सन करता है तो उस पर्सन की एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन राइट करने दिया, पहले आपने लगाए 10 मिनट्स, जब सेकेंड टाइम क्वेश्चन राइट करने दिया आपने लगाए 8 मिनट्स, थर्ड टाइम क्वेश्चन राइट करने दिया आपने लगाए 7 मिनट्स, फोर्थ टाइम क्वेश्चन राइट करने दिया 6 मिनट्स। यानी आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। कैसे? क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन रिपीट वे में दिया जा रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं अपने काम में परफेक्ट हैं और अपना काम ही हैंडल करते हैं। सो इन पर्सन्स को, इन मैनेजर्स को रिपीट एंड रिपीट सेम टास्क दिया जाता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्योंकि सेम वर्क करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम डुप्लीकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। काम के डबल होने के चांस क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर मैनेजर को अपना काम पता है। प्रोडक्शन मैनेजर को पता है प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग मैनेजर को पता है सेल्स करनी है, रिसर्च करनी है, एड्स देनी है। ओके, पर्सोनल मैनेजर को पता है एम्प्लॉयज के बारे में सोचना है, उनके वेलफेयर को देखना है। फाइनेंस मैनेजर को पता है फाइनेंस के बारे में सोचना है, फाइनेंस की प्लानिंग करनी है। तो क्या यह काम डबल हो रहा है? नहीं हो रहा। प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग में इंटरफेयर नहीं करता, मार्केटिंग फाइनेंस में इंटरफेयर नहीं करता, फाइनेंस पर्सोनल में इंटरफेयर नहीं करता, तो काम के डबल होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। क्योंकि एवरी मैनेजर नोज देयर वर्क, every manager knows their responsibility, every manager knows their authority। हर मैनेजर को अपना काम पता है तो वो किसी दूसरे के काम में we can say टांग नहीं अड़ाता, वो किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो काम के डबल होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस, सभी फंक्शंस को इक्वल वेटेज दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 फंक्शंस लिए और 4 डिपार्टमेंट्स बनाए। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, पर्सोनल के लिए पर्सोनल डिपार्टमेंट बनाया। तो ये नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट को ज्यादा फोकस किया जाएगा या एक ही डिपार्टमेंट को वेटेज ज्यादा दी जाएगी। कंपनी चारों डिपार्टमेंट्स को इक्वल वेटेज देती है, तो ये भी एडवांटेज होगी। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन,
कोई भेदभाव नहीं है, इक्वल वेटेज दी जाती है सभी डिपार्टमेंट्स को, यानी चारों डिपार्टमेंट्स को। ओके, एंड लास्ट एडवांटेज है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब फैसिलिटी है। ओके, ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। क्या होता है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड? यानी ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग की फैसिलिटी है। देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर हैंडल करता है। ये मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग मैनेजर हैंडल करता है, ये अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस मैनेजर हैंडल करता है, ये अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है, एंड सो ऑन, और चलता रहता है। मतलब हर मैनेजर, हर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की फैसिलिटी देता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्या है? स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक्सपर्ट हैंडल करता है, एक्सपर्ट अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, क्योंकि जब एक पर्सन अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, एक मैनेजर डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, तो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेशन बनाएगा। मैनेजीरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि सेम काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। काम के डबल होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि हर मैनेजर को अपना काम पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, हर फंक्शन को इक्वल वेटेज दी जाती है। कोई भेदभाव नहीं है कि मार्केटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, ऐसा नहीं है। हर फंक्शन को इक्वल वेटेज दी जाती है। और किसकी फैसिलिटी है? ट्रेनिंग की फैसिलिटी है। ओके, वी विल डिस्कस limitations of functional organizational structure। भाई, जिसमें एडवांटेज है उसमें कमियां भी होंगी, तो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में? सबसे पहली कमी, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मीनिंग है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर हो जाते हैं। कैसे? देखिए, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है, फाइनेंस मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है, पर्सोनल मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है। तो यहां पे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। ओके, लेकिन यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो रहे हैं? इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि हर मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है। जैसे स्कूल में 3 डिपार्टमेंट है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। अगर तीनों डिपार्टमेंट्स सिर्फ खुद के बारे में सोचें, कॉमर्स डिपार्टमेंट कॉमर्स के बारे में सोचे सिर्फ, साइंस के बारे में सोचे, और आर्ट्स ओनली आर्ट्स के बारे में सोचे, तो स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे? इग्नोर। सेम एज इट इज, ये डिपार्टमेंट्स सिर्फ खुद के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच रहे हैं। ये डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहे हैं? इग्नोर हो रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने गुडविल को इंक्रीज करने के लिए अपने डिपार्टमेंट को सोच रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी गुडविल इंक्रीज करने के लिए अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है। कहने का मतलब है, सभी डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के लिए सेल्फिश एटीट्यूड है। ओके, तो ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बजाय कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहे हैं? इग्नोर। ओके, सेकेंड, difficulty in inter-departmental coordination। देखिए, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाना डिफिकल्ट है। अब आप कहेंगे कि आपने एडवांटेज में बताया था कि कोऑर्डिनेशन बनेगा, इजी बनेगा। यस, एडवांटेज में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन बनाना आसान है, और यहां पे बता रही हूं कोऑर्डिनेशन बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे थे इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की, और यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की। देखिए कैसे। अब प्रोडक्शन मैनेजर
अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन बहुत इजीली बना लेगा। मार्केटिंग मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन इजीली बना लेगा, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनना क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल, ये चारों क्या है, इंटर डिपार्टमेंट। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनना क्या है, डिफिकल्ट। जबकि इंट्रा का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर। इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बनना क्या है, आसान। एडवांटेज में हमने इंट्रा डिपार्टमेंट की बात की थी, डिपार्टमेंट के अंदर, यानी प्रोडक्शन मैनेजर खुद के एम्प्लॉयज में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएगा, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन क्या बनाएगा, डिफिकल्ट बनाएगा। सेम एज इट इज। देखिए, ये जो कॉमर्स है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट खुद के टीचर्स के बीच में, खुद के स्टूडेंट्स के बीच में इजिली कोऑर्डिनेशन बनाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स में कोऑर्डिनेशन बनना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट खुद के डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत इजीली बना लेते हैं। ओके, सो डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना डिफिकल्ट होता है। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड लिमिटेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े। ठीक है, वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हर मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है। हर मैनेजर का एटीट्यूड एक दूसरे के लिए क्या है, सेल्फिश है। क्या है, एक दूसरे के लिए सेल्फिश। देखिए, कंपनी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर भी चाहता है उसे रिसोर्सेज मैक्सिमम मिले, मार्केटिंग भी चाहता है उसे रिसोर्स मैक्सिमम मिले, फाइनेंस भी चाहता है उसे रिसोर्स मैक्सिमम मिले, पर्सोनल भी चाहता है उसे रिसोर्स मैक्सिमम मिले। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, झगड़े होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड और हर डिपार्टमेंट मैक्सिमम रिसोर्सेज की डिमांड करता है। फोर्थ पॉइंट है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। हर्डल का मतलब प्रॉब्लम। कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सभी मैनेजर्स अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच रहे हैं। इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। सो कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती। कंप्लीट डेवलपमेंट तो तब पॉसिबल होगी जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, और इन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी से बनता है, बहुत मुश्किल वे से बनता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर होते हैं क्योंकि मैनेजर्स डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को फोकस कर रहे हैं। सेकंड क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। थर्ड है झगड़े होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, हर डिपार्टमेंट को मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए। फोर्थ है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, की कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, झगड़े हैं, तो कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस यूटिलिटी या वी कैन से suitability ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहां पे सुटेबल है। सुटेबल का मतलब कहां पे यूज करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला जहां पे बिजनेस का साइज क्या हो, लार्ज। देखिए, अगर मैं बात करूं स्मॉल बिजनेस की, सोल ट्रेड की, क्या वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते। हर पर्सन सेम काम करता है। सोल ट्रेडर प्रोडक्शन भी करता है, मार्केटिंग भी करता है, मार्केट से पैसे भी लेता है, यानी फाइनेंस भी करता है। तो वहां पे पॉसिबल नहीं है क्या, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हम लिखेंगे इट इज सुटेबल व्हेन द साइज, या फिर वी कैन से वेयर द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज। जहां पे बिजनेस का साइज क्या हो, लार्ज हो, वहां पे क्या यूज करना चाहिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि बिजनेस का साइज लार्ज होगा तो फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे
where specialization is required, जहां पे एक्सपर्ट्स चाहिए हो, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बनेंगे तो हर डिपार्टमेंट एक एक्सपर्ट को देंगे, एक मैनेजर को देंगे, तो where specialization is required, जहां पे स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो. थर्ड, वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, जहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट हो वहां पे हम यूज करेंगे फंक्शनल, और जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे वहां पे यूज करेंगे डिविजनल, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है. तो वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, जहां पे एक प्रोडक्ट हो वहां पे कौन सा यूज करना है, फंक्शनल. जहां पे बिजनेस का साइज लार्ज हो क्या यूज करना है, फंक्शनल. जहां पे स्पेशलाइजेशन चाहिए हो वहां पे क्या यूज करना है, फंक्शनल. और वी कैन से जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर डिसेंट्रलाइजेशन इज नीडेड, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके. डिसेंट्रलाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जहां पे पावर्स हम काफी सारे लोगों के हाथों में देते हैं, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. यहां पे भी तो यही है, जनरल मैनेजर ने पावर्स 4 मैनेजर्स को दे दी, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर. तो जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए हो, नीड हो, वहां पे फंक्शनल यूज करेंगे. वहां पे क्या यूज करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, थैंक यू.